हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से हम लोग डेली एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट करना स्टार्ट करेंगे, तो ताकि आप लोग अपना पढ़ते रहिए और हम लोग यहाँ पे मिसलेनियस यानी कि पूरी केमिस्ट्री के जो तीनों पार्ट है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, उन सब से मिला के हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। 10-15 क्वेश्चन छोटा छोटा पार्ट में हम लोग इसको करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी को थोड़ा-सा बूस्ट अप मिलेगा। तो आज तो हम ऐसे ही रैंडमली एक वीडियो रिकॉर्ड करते रहे हैं। कल से हम लोग 9:30 पीएम पे 9:30 पीएम पे डेली करेंगे हम लोग। ठीक है? तो आप लोग इस टाइम पे थोड़ा-सा टाइम निकाल के जुड़िए, और जिससे क्या होगा कि एक क्वेश्चन आएगा आपके सामने, आप उसका जवाब देने की कोशिश करोगे और फिर उसके बाद हम लोग आंसर देखेंगे। अब बेहतर रहेगा। ठीक है? तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें रेट कांस्टेंट बताना है। तो हमें पता है रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोल पर लीटर। ठीक है, यानी पर लीटर है तो इसको हम मोल लीटर इनवर्स कर सकते हैं, और इसकी पावर में 1 - n और सेकेंड इनवर्स। ये कैसे आता है, ये आप लोग जानते भी होंगे बहुत सारे लोग। और यहाँ पे चूंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो थोड़ा सा डायरेक्ट ही चलेंगे। अदरवाइज आप एक रिएक्शन बनाओ और रिएक्शन बना के की वैल्यू निकालो, और वहां पे जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के टर्म में आप सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको के की वैल्यू समझ आ जाएगी। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो अगर आप जीरो कर दोगे यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा मोल और लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये आपका आंसर हो गया। बट देखो यहाँ पे हमें कहीं लीटर इनवर्स किसी भी ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है। क्यों? क्वेश्चन गलत हो गया। भाई इसमें तो है ही नहीं, क्वेश्चन गलत हो गया। ना ना, क्वेश्चन गलत नहीं हुआ सर। क्या हुआ, एग्जामिनर ने सोचा कि वही घिसे पिटे क्वेश्चन डायरेक्टली क्यों देना, थोड़ा सा घुमाओ। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो या तो क्वेश्चन गलत मान के और इसको छोड़ के चले आओगे, थोड़ा सा ध्यान दे दो तो क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू से नहीं मतलब, यहाँ पे 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब से मतलब है। ठीक, यहाँ पे 3। तो अभी आ जाइए इधर, तो क्या होने वाला है आपका, यहाँ पे A इज इक्वल टू मोल, और लीटर के प्लेस पे जब आप डीएम करोगे तो डेसीमीटर, यहाँ पे माइनस था तो माइनस हो जाएगा, और 3 देन सेकेंड इन। ये आप देखो, ये कहीं आपको ऑप्शन में दिख जाएगा और ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। कभी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पूछता है, कभी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पूछता है, कभी एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डायरेक्टली पूछता है। बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो हमें पता है कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, √2 RT। अगर एवरेज वेलोसिटी की बात कर ले तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में करोगे और 8 RT/πm हो जाएगा। अगर यही रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पूछ ले तो आप करोगे √3 RT/। इन तीनों में कभी कभी रिलेशन भी पूछता है। तो अगर रिलेशन पूछेगा तो सबसे ज्यादा बड़ी जो होती है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इससे छोटी फिर एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, और सबसे छोटी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ही होती है। ठीक है ना? तो आप देख लो, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी यानी √2 RT/m, ये तो आपका हो जाएगा। ये अगर देखोगे तो ये बी एवरेज हो जाएगा। वैसे यहाँ पे सी लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 RT/m। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको मैच करना है, और ये 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे तो हम बताएं आपको, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसके पीछे वाला भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक,
लेकिन तो ये क्वेश्चन अभी आपका लेटेस्ट 2021 में पूछा गया है। फाइन। अच्छा, ये देखो, ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा चेंज के साथ ये भी 2021 पीजीटी में पूछा गया, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये भी आपका 2021 में पूछा गया। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि मैं 21 के ही क्वेश्चन को उठा लाया हूँ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बट 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए, तो इसको देखते हैं। इसमें अगर एक दो बात भी आप जानते हो तो बहुत ही सिंपली इसको कर सकते हो। स्टैचू के फॉर्मेशन में आप CaCO3 का यूज करते हो, यानी फोर्थ का ए हो जाएगा। फोर्थ के ए पे चले जाओ, दो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। दूसरा आ जाओ, यहाँ पे व्हाइट वॉश की अगर आप बात करोगे, ठीक है, व्हाइट वॉश की बात करोगे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की यूज करते हैं, यानी थर्ड का बी हो जाएगा। तो थर्ड का बी आ जाओ यहाँ पे, डी ऑप्शन आपका सही। मान लो आपको नहीं पता था, यहाँ पे आ जाओ, CaCO3 ये एक बेस होता है, एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है, तो फर्स्ट का सी हो जाएगा, ये देखो यहाँ से। यानी कि अगर आप दो ऑप्शन भी जानते हो ना, तब भी इसको फटाफट से, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्रोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन पे है आपका पॉलीएमाइड, पॉलीप्रोपीन एंड पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। इसको PAN के नाम से जाना जाता है, और पॉली, चारों में से क्या हो जाएगा? ठीक है, तो देखिए, इसमें क्या लेते हैं हम, टेरिफ्थैलिक एसिड लेते हैं। भाई टेरिफ्थैलिक एसिड क्या होगा, एक बेंजीन रिंग बना दो, और इसके जस्ट अपोजिट में एक COOH और दूसरा COOH लगा दो, इसका नाम है टेरिफ्थैलिक। इसका आप एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल का मतलब CH2 CH2, ये एथिलीन हो गया, दो H लगा दो, ये ग्लाइकॉल हो गया। इसके N मॉलिक्यूल ले लो, इसके भी N मॉलिक्यूल ले लो, ठीक, और इनका क्या करा दो, पॉलीमराइजेशन। भाई जब आप पॉलीमराइजेशन करवाओगे तो आपको पता है, देखो यहाँ से ये टर्म इससे जुड़ेगा, यानी कि आप एज इट इज बेंजीन रिंग बनाओ, यहाँ पे क्या होगा, OH और यहाँ से H, यानी कि H2 हटने वाला है, यहाँ पे केवल एक O बचेगा, और CH2 का होल ट्वाइस। सेम वे में यहाँ से H हटेगा, O बचेगा, और इस साइड में ऐसे ही आपका बचने वाला है। तो N मॉलिक्यूल, ये हो गया आपका एक्रोन। एक्रोन, इसमें जरा देखो ध्यान से, COO ऐसा कुछ सिस्टम बन रहा है, ठीक है, COO और फिर से CH2, ठीक। अगर ऐसा कुछ सिस्टम दिख रहा है तो RCOOR टाइप का सिस्टम बन जाएगा, यानी कि ये आपका एस्टर हो जाएगा, इसलिए आप इसको पॉली एस्टर बोलते हैं। तो आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रिएक्शन गिवन है और इसको पूछा हुआ है कि ये कौन सा रिएक्शन है। मुझे लगता है बेहद ही इजी रिएक्शन है। अगर आप नेम रिएक्शन वाला सेक्शन देखे होंगे तो फटाक से टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे इसका पूरा मैकेनिज्म और ये सब चीजें अभी नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगा? देखिए, ये भी क्वेश्चन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड बहुत बार पूछा गया है भाई, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो अगर, अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन आपका 2016 के पेपर में पूछा गया। यहाँ पे आओ, ये तो, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट बहुत इजी है। देखो आप, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी कि पहली बात तो ये थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन, थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते किसे हैं? ऐसी प्रॉपर्टी, किसी सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टी जो उसकी क्वांटिटी और साइज पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। भाई कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो जाएगा, कंसंट्रेशन हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगी, सरफेस टेंशन हो जाएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, ऐसे ही विस्कोसिटी हो जाएगी।
ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आएंगी। एंथैल्पी भैया एक्सटेंसिव नहीं है। विस्कोसिटी, कंसंट्रेशन और डेंसिटी, मुझे लगता है ये क्वेश्चन कहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्योंकि विस्कोसिटी, कंसंट्रेशन और डेंसिटी ये सब तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आ गया। तो माने कि एंथैल्पी आपका हो जाएगा, मुझे लगता है यहाँ पे इंटेंसिव होना चाहिए था, गलती से। ठीक है, तो इसको इंटेंसिव कर दो, तो ये ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 7। द डेल एच फॉर अ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। डेल एच जो है वो रिएक्शन किस पे नहीं डिपेंड करता, टेम्परेचर पे तो डिपेंड करेगा ही। द पाथ फॉलोड, इनिशियल और कंसंट्रेशन भी इस सब पे डिपेंड करता है। कौन से रास्ते से रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, पाथ पे नहीं डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर और वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 है, among the following which pair is paramagnetic, इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक। चलो भाई, एन पहले ही ऑप्शन को देखते हैं, N2 प्लस है, तो N2 प्लस का मतलब देखो N2 का मिल जाएगा 2p3 होता है, तो एक नाइट्रोजन का 2p3 और दूसरे नाइट्रोजन के ऊपर प्लस 1 हो जाएगा, तो 2p2 हो जाएगा, यानी 5 इलेक्ट्रॉन। एमओटी के अकॉर्डिंग चलेंगे जब हम, तो कुछ ऐसा बनने वाला है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, N2 प्लस पैरामैग्नेटिक हो गया। अगर हम बात करें B2 की, तो B2 में बोरान आएगा, बोरान का 2p1 हो जाएगा, तो एक बोरान का भी 2p1, दूसरे का भी 2p1, यानी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये भी आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो ए ऑप्शन में ही आपका पैरामैग्नेटिक करेक्टर मिल गया है, तो बाकी देखना ही नहीं है आपको। ठीक है, अगर यही प्लस ना होता, 2p3 होता, तो ये N2 बन जाता, N2 डायामैग्नेटिक होता है, ये डायामैग्नेटिक है, ये डायामैग्नेटिक है। ठीक है, O2 आपका पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक, O2 आपका पैरामैग्नेटिक होता है, तो फिलहाल इसमें जाने की जरूरत नहीं है, आपका सीधा आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव द आइडोफॉर्म टेस्ट। भाई बहुत इजी चीज है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। 2016 में आइडोफॉर्म टेस्ट से रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, और भी बहुत बार पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आप देखोगे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं आइडोफॉर्म टेस्ट से रिलेटेड। तो चलिए देखें। देखिए, आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए सबसे पहली कंडीशन एक ये है, याद रखिएगा आप लोग, क्या, एक तो होता है CH3COO, यानी कि ऐसी कंडीशन हो, कीटोनिक ग्रुप हो वहां पे CH3CO, तो ये आपका आइडोफॉर्म है, या फिर कह सकते हैं पॉजिटिव टेस्ट देता है विद आइडोफॉर्म। दूसरा यहाँ पे हम देखेंगे तो CH3CHOH, इसको आप सेकेंड डिग्री एल्कोहल भी कहते हो, ये दोनों आपके आइडोफॉर्म टेस्ट। ये कंडीशन जहां पे मिल जाए समझ लो वो आंसर। यहाँ पे हमें CO तो दिख नहीं रहा है बट OH है, लेकिन CH3 एक टर्मिनल पे होना चाहिए, नहीं दिख रहा है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। CH3CHOH ये आपका दिख गया, माने कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ये सेकेंड डिग्री अल्कोहल है ही नहीं, नहीं देगा। ये भी सेकेंड डिग्री अल्कोहल नहीं है, नहीं देगा, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 2D represents the ground state spectroscopic term for the free ions, यानी इसको आप कह सकते हो टर्म सिंबल। टर्म सिंबल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका। इसमें ये 2D जो है वो ग्राउंड स्टेट दिखेगा, तो आप समझो ग्राउंड स्टेट के लिए, ग्राउंड स्टेट सिंबल के लिए आप क्या करते हो, 2s+1 L और J, इसी फॉर्मेट में आप लिख दो चीजों को, टर्म सिंबल आपको मिल जाए। अब यहाँ पे जो L लिखा है, L की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे हो सकती है, तो 0 आई तो S, 1 आ जाएगी तो P,
2 आ जाएगा तो D, 3 आएगा तो F, 4 आएगा तो, ऐसे ही आप आगे भी। दूसरी बात, J की वैल्यू जो है वो कैसे हम फाइंड करेंगे? हम J की वैल्यू L माइनस एस और L प्लस एस से, L माइनस एस कब करने वाले हैं हम? जब हाफ फील्ड से कम हो, यानी कि लेस देन हाफ फील्ड, यानी कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ना हो, यानी लेस देन हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो तो ये हो जाएगा, और ये आपका मोर देन हो तो फिर ये हो जाएगा मोर देन हाफ फील्ड। एल प्लस एस से निकाल, ठीक। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे आओ, तो क्रोमियम का आप देखोगे तो Cr3 प्लस है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो D3 बन जाएगा। Mn2 प्लस का D5 बन जाएगा, Ni2 प्लस का D8 बन जाएगा, और Cu2 प्लस का आपका D9 बन जाएगा। भाई ये कॉन्फ़िगरेशन आपका। अभी आपको एक d ऑर्बिटल बनाना होगा, और यहाँ पे आप 5 ऑर्बिटल्स बना लो, 0, -1, -2, +1, ठीक है। अब चलो भैया देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको L निकालना है। L कैसे निकालेंगे? L1 प्लस L2 प्लस ऐसे करके हम L की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो D में, तो 1 के लिए ये L की वैल्यू ही लिखी गई है आपकी, तो 2 1 3 बन जाएगा। बहुत ध्यान से इसको देखिए, ठीक है, तो चीजें आप ठीक से कर पाओगे। तो जब 3 हो गया यहाँ पे L इज इक्वल टू 3, तो 3 जरा देखो यहाँ पे क्या आ रहा है F के लिए, यानी इसका जो सिंबल बन जाएगा वो F। इसमें आ जाओ D5 में। D5 का मतलब पांचों इलेक्ट्रॉन फिल कर दोगे, +2 -2 +1 -1, ये 0 बना देगा, और अगर 0 आया तो यहाँ पे आपका D8 आ जाओ। तो D8 पे आओगे आप, तो ये आपका D8 बनने वाला है, ठीक है। अब अभी फिर से देखो, तो यहाँ पे 5 तो 0 हो गया, लेकिन फिर से 3 की वजह से तो एक 0 है, ये आपका 3 बन जाएगा, यानी अगेन F बन जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ D9, यानी एक इलेक्ट्रॉन और फिल कर दो, केवल एक बच रहा है 2। यहाँ पे माइनस का कोई मतलब नहीं है, 2 का मतलब होता है। जरा देखो यहाँ पे 2D पूछा है ना, इन सब में केवल एक ही ऑप्शन में डी दिख रहा है, आपका डी, ऑप्शन डी जो है वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तो एफ दिखा, एस दिखा, एफ दिखा और डी, तो डी आपका आंसर, यानी Cu2 प्लस में 2D दिखेगा। मगर हम लोग इसको कंप्लीटली देखते हैं, ठीक है। अब बात आती है किसकी, यहाँ पे 2s प्लस 1 की। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ करते हो तो 3 के लिए कितना हो जाएगा, 3/2। जरा देखो 2s से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 1 4 बनने वाला है। यहाँ पे आप 5/2 करोगे तो 5 1 6 हो जाएगा। यहाँ पे अगेन आप 8 कर दोगे, तो 8/2 का मतलब होता है कितना, स्पिन की बात आएगी तो कितना, 5 3 8 कैंसिल कर देगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि 1 1 बन जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 मीन्स की ये आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। D9 पे आ जाओगे तो केवल 1/2 बनने वाला है, और इंटू 2 कैंसिल, 1 प्लस 1, ये 2D बन गया, आपका आंसर हो गया। बट अभी J की भी बात कर लो, तो ये हाफ फील्ड है, लेस देन हाफ फील्ड है, L-1 बनेगा, L-1 बनने वाला है। तो जरा देखो F का मतलब होता है 3, और आपने S कितना निकाला यहाँ से, इसके लिए देखो 3 माइनस 3/2, 3 - 3/2 यानी कि 3/2 ही बनने वाला है, ठीक है। दूसरे में आ जाओ, दूसरे में आओगे तो आपकी
जो है ये D5 है, तो D5 है तो चाहे ये कंडीशन लगा लो चाहे ये कंडीशन लगा लो, दोनों से सेम चीजें आने वाली हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं होगी। ठीक है। एल के लिए देखो D5 है, D5 का मतलब एल की वैल्यू तो जीरो हो गई, तो यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे माइनस प्लस का कोई फर्क होने वाला नहीं है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है यानी कि 5/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। एफ में आ जाओ, इसमें D8 है, यहाँ तक तो चीजें जीरो हो जा रही हैं। ये आपका हो गया 3 एल की वैल्यू, और प्लस एस पे जाना है। प्लस एस का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे केवल 1 हो जाएगा, माने कि 4 हो जाएगा। ठीक है। 2D, और अभी यहाँ पे J की वैल्यू अगर आप देखोगे तो S की वैल्यू तो यहाँ से आने वाली है हाफ, और L की वैल्यू आने वाली है 2, तो 2 प्लस हाफ यानी कि 5/, ये आपने राउंड सिंबल निकाल। ये कैसे निकला, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, बट अगर किसी को भी इसमें दिक्कत हो रही होगी तो आप कमेंट करिएगा, इसके लिए हम लोग पर्टिकुलर एक अलग से वीडियो देख लेंगे, कुछ एग्जाम्पल और देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नए कुछ 10-15 क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट डे। थैंक यू।